नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नेता इस स्तर पर नीचे गिर गए हैं कि वो किसी अपने विरोधी नेता को गिराने के लिए, दबाने के लिए, कैरियर खत्म करने के लिए और उस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए किसी हद तक नीचे गिर सकते हैं। इसका एक उदाहरण डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एक बड़ी साजिश है, जिसमें उनकी पत्नी के माध्यम बनाकर एक लड़की का इस्तेमाल करके उसे करोड़ों रुपया का घूस देने, वीडियो, थ्रीट, धमकी देने और एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी करने की बात का खुलासा हुआ है, जिससे कि महाराष्ट्र की राजनीति के दो बड़े नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार के ऊपर आफत आने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश में संकेत, इशारा इन्हीं दो बड़े नेताओं के खिलाफ मिल रहा है और उसमें देवेंद्र फडणवीस को जेल भेजने की तैयारी जो थी, जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके करप्शन के मामले में एक बड़ा मुद्दा उठाने की तैयारी थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। और इसमें एक लड़की का इस्तेमाल किया गया, पैसे का इस्तेमाल किया गया, वीडियो का इस्तेमाल किया गया, पैसे से भरे बैग का वीडियो दिखाकर और उस बैग को कैसे छुपाकर उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश की गई, यह सारा का सारा मामला अब सामने आ गया है। दरअसल बात यह 2015-16 से शुरू होती है। 2015-16 में जिस समय सरकार किसकी थी? शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन 2015-16 में सरकार तो भाजपा और शिवसेना की थी, बस देवेंद्र फडणवीस उस समय भारतीय जनता पार्टी और उस गठबंधन सरकार के मुखिया थे और उससे उद्धव ठाकरे को भी तकलीफ थी और शरद पवार को भी तकलीफ थी। ये तकलीफ कब सामने आई है ये तो बाद में बात होगी, लेकिन उस समय से एक कॉन्स्पिरेसी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ की जा रही थी, क्योंकि शिवसेना धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से नीचे खिसक रही थी। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में चला गया था और उस समय 2016 में एक मामला सामने आया और वो था देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का। अमृता फडणवीस सोशल एक्टिविस्ट है, काम करती है सोसाइटी के लिए, महिलाओं से संपर्क है और इसलिए उनका इस्तेमाल किया गया। उन्हें एक लड़की मिली जिसका नाम अनिक्षा बताया जा रहा है। अनिक्षा अगर उसका ओरिजिनल नाम है या फिर अमृता फडणवीस से मिलने के लिए उसने ये नाम रखा, ये अभी पूरी तरह से नहीं खुला है। लेकिन उस समय उसने नजदीकियां बढ़ाई अमृता फडणवीस से और कुछ समय के बाद वो गायब हो गई। ये सिर्फ उपस्थिति के लिए था कि आप संपर्क करो और जब संपर्क हो जाए, दोनों के बीच एक बॉन्डिंग हो जाए, थोड़े से जान पहचान हो जाए, उसके बाद तुम्हारा इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि अचानक से डायरेक्ट अगर सीधे तौर पर 1-2 महीने के अंदर तुमने कुछ की तो उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये जान पहचान जो थी ये इसी ट्रैप के लिए थी और इसलिए फिर कुछ समय के लिए उसे शांत कर दिया गया। 1-2 महीने तक जानकारी मिली, दोनों के बीच बातचीत हुई, संपर्क हुए और फिर वो लड़की गायब हो गई। फिर जब 2021 में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी साथ में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो उस समय फिर से देवेंद्र फडणवीस की पत्नी से उस अनिक्षा नाम के लड़की की मुलाकात होती है। फिर से वो मुलाकात करके एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू होता है और वो कहती है कि हम डिजाइनर हैं, हम डिजाइनर कपड़े बनाते हैं और साथ ही हम राइटर भी हैं, क्योंकि कुछ कहानियां मेरे पास है जो हम लिख रहे हैं और उन कहानियों का पब्लिकेशन कराया जाना है, एक बुक लिखा जाना है और उस बुक को पब्लिश कराए जाएंगे। इसलिए उसने अमृता फडणवीस के साथ इंटेलेक्चुअल स्तर की भी बातचीत की और साथ ही कुछ डिजाइनर कपड़े ऑफर भी किए कि ये हमारे डिजाइन किए हुए कपड़े हैं, इसको देखिए और इसे का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। वो दोनों के बीच कई मुलाकात हुई, कई बार वो इनके घर पर भी आई, क्योंकि उसके हाव भाव तरीके से कहीं नहीं लग रहा था कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी करने वाली है। अनिक्षा धीरे धीरे अमृता फडणवीस के साथ मेलजोल बढ़ाती रही और फिर
एक नई कॉन्स्पिरेसी का जन्म हुआ। पहला ऑफर उसने अपने पिता के नाम से दिया कि उनके पिता कुछ बुकीज को जानते हैं और वो बुकीज पैसा कमाने के लिए हमारे लिए काम कर सकते हैं, हम लोग भी उसके साथ थोड़े बहुत पैसा कमा लेते हैं। अगर आप भी चाहती हैं कि कुछ पैसा बनाया जाए तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और उसमें कुछ पैसे लगाएं और एटीएम की तरह दुगना तिगना पैसा लेकर आएं, जैसा कि प्रवीण राउत ने किया, जैसा कि संजय राउत ने किया, जैसा कि उद्धव ठाकरे के अनिल परब ने किया, जैसा कि एनसीपी के अनिल देशमुख ने किया। उसी तरह के इनको भी ऑफर दिया गया कि आप उन बुकीज का इस्तेमाल करें और आप पॉलिटिकल पावर का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अमृता फडणवीस ने वो ऑफर ठुकरा दिया कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, हम एक ईमानदार परिवार के ईमानदार नेता की पत्नी हैं और हम लोगों को जितना मिल रहा है उससे हम खुश हैं। अब उसकी ये चाल नहीं चली तो उसके बाद धीरे धीरे उसने नजदीकी और बढ़ाना शुरू कर दिया और फिर अब अपने एक नए अंदाज में उसने कहा कि एक आदमी है, वो मेरा पिता ही है, उसको कुछ फॉल्स केसेस में फंसाया गया है और उस फॉल्स केसेस में जो फंसाया गया है वो भगोड़ा घोषित कर दिए गए हैं। उनका नाम अनिल जयसिंघानिया है। वो अलग अलग केसेस में हैं लेकिन ये सारे केस फर्जी हैं, इसीलिए वो भगोड़ा हैं और उनके ऊपर से केस दर्ज जो हुआ है उसको हटाना है। 2021 में सरकार उद्धव ठाकरे और शरद पवार की थी। उसे पता था कि जो महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही है उसमें देवेंद्र फडणवीस के पास इतना पावर नहीं है कि वो किसी के ऊपर हो गए एफआईआर या जो केस दर्ज हुआ है या मुंबई पुलिस के कमिश्नर को दबाव में ला सके, उससे पैरवी करवाकर उन लोगों के ऊपर से एफआईआर हटवा सके। इतना पावर उनके पास नहीं था, क्योंकि शरद पवार हो या फिर साथ में बैठे हुए उद्धव ठाकरे, दोनों को यह लगता है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के बेस को मजबूत करने के लिए, सरकार बनाने के लिए और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बड़ी मेहनत की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सब के सब ये मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस उनके करीबी हैं और जब भी उनका इस्तेमाल केंद्र में या राज्य में करना होगा वो करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस को ही सर्वे सर्वा रखा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ बोल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार में 1 to 1 हो रहा है, सरकार उनके खिलाफ मामले दर्ज करवाने में लगी है, ऐसे समय में कोई अगर 1 करोड़ रुपए का ऑफर देकर मुंबई पुलिस के एफआईआर को खत्म करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। और इसी कॉन्स्पिरेसी को अमृता फडणवीस ने भी समझ लिया और उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद वो जो चली थी ये साजिश वो रुकी नहीं, उसका आधार बदल गया, तरीके बदल गए। जब उससे संपर्क करना छोड़ दिया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, तो उसके बाद अननोन नंबर से कुछ मैसेजेज आने लगे, उसको भी ब्लॉक किया गया। तो एक वीडियो भेजा गया और वो वीडियो बड़ा खतरनाक था। उस वीडियो में एक लड़की पैसे डाल रही थी बैग के अंदर, एक बड़ा सा बैग जिसमें रुपये की गड्डियां डाली जा रही है। और उस वीडियो को जोड़ा गया देवेंद्र फडणवीस के घर से, क्योंकि वो बैग उसी तरीके का बैग उनके घर के अंदर दिखाया गया जो वो लड़की कभी मिलने गई होगी तो वो लेकर गई होगी। और ये जाने का वीडियो, फिर उसके बाद उस बैग का वीडियो और उसी बैग में पैसे डालने का वीडियो, ये सब वीडियो अमृता फडणवीस के पास भेजा गया और फिर ये धमकी दी गई कि अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ किया तो उसके बाद आपके पति का कैरियर भी खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि अमृता फडणवीस को भी ये जानकारी थी कि ये अब एक ट्रैप है, एक ऐसा ट्रैप है जिसका इस्तेमाल अब किए जाने की जरूरत पड़ने लगी है विपक्षी पार्टी के नेताओं को। इसलिए उन्होंने सीधे जाकर एफआईआर दर्ज करवाया और बताया कि ऐसे ऐसे कॉल आए हैं, ऐसे वीडियो हैं, सारी जानकारी दी और उसके बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। यही इस जांच से
जो 2021 के बाद की बात है, जबकि मुंबई पुलिस के 3 कमिश्नर उस समय बदल चुके थे। पहले परमवीर सिंह, जिसको मार्च 2021 में हटा दिया गया था, उसके बाद हेमंत नागरे और उसके बाद संजय पांडे। तीनों के तीनों उद्धव ठाकरे के करीबी थे। इन लोगों ने उसकी जांच बिठाई, जांच करने की शुरुआत भी की, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी अपने तरह से काम करते रहे। उन्होंने उन वीडियो को फोरेंसिक में भेजा और यह पता लगाया कि वो बैग जो दिख रहा है उनके घर में और जिस बैग में पैसे डाले जा रहे हैं, ये वीडियो का मिक्सअप हुआ है या फिर वही ओरिजिनल है। इसके लिए फोरेंसिक से उन्होंने रिपोर्ट भी मंगवा ली और रिपोर्ट में पता चला कि दोनों अलग अलग बैग हैं, उसको मिक्स किया गया है। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को भी दे दी। अब पुलिस घबरा गई कि अगर इसमें देवेंद्र फडणवीस को फंसाने की कोशिश की गई तो उसका अंजाम बुरा हो सकता है। लेकिन यह खुलासा एकनाथ शिंदे ने कुछ समय पहले की थी। उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही थी, वो उसके गवाह हैं। जब फडणवीस को गिरफ्तार करने के लिए पूरी की पूरी साजिश रची जा चुकी थी और वो सरकार चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा हमला किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को करप्ट पार्टी महाराष्ट्र में बताया जा सकता है, क्योंकि फडणवीस सीएम रह चुके हैं और फडणवीस के हाथों में भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की कमान भी है। इसीलिए फडणवीस को फंसाओ, वहां पर एक लड़की को लाओ, एक पैसे वाला बैग लाओ, कुछ वीडियो लाओ और इसको फिर फर्जी तरीके से बाहर निकालो और आरोप पर आरोप लगाओ। मुंबई पुलिस उनकी है, वो जांच करेगी, जांच में समय लगेगा और तब तक इनको कस्टडी में लिया जाएगा, मामला उछलेगा, क्योंकि उस समय तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे थे कि इन लोगों ने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। और ये बार बार धमकी दी जा रही थी संजय राउत के तरफ से, अनिल देशमुख के तरफ से, उद्धव ठाकरे के तरफ से कि अगर केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के पास है, सीबीआई और ईडी केंद्र सरकार के पास है, तो मुंबई पुलिस उनके पास है। यह धमकी बार बार दी जा रही थी कि इन लोगों को यह सोचना चाहिए कि मुंबई पुलिस उनके हाथों में है और हम भी मुंबई पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकाम रही, क्योंकि यह जांच आगे नहीं हो पाई। जब जून 2022 में अचानक से शिवसेना का विभाजन हो गया, टुकड़े हो गए और सरकार गिर गई, एकनाथ शिंदे सीएम बन गए, लेकिन यह जांच अब फिर से शुरू हो रही है। एकनाथ शिंदे ने जो पिछले दिनों कहा था कि उस पूरे कॉन्स्पिरेसी की जांच होगी और इस जांच में जो जो जिम्मेदार पाए जाएंगे उसे जेल के सलाखों के पीछे छोड़ा जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि यह कॉन्स्पिरेसी कहां से चली थी और इसलिए कहीं न कहीं इसके सुराग मिल जाएंगे। और अब मुंबई पुलिस इसकी जांच में लग गई है, फिर से जांच हो रही है। सरकार बदलने के बाद जो जांच रुक गई थी, जो पहले के इन्वेस्टिगेशन थे, उसे साइड में रख दिया गया था, अब फिर से लाया जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि यह पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी कहां बनी है, जिसमें संभव इस बात की है और संभावना दिख रही है कि उद्धव और पवार दोनों फंसने वाले हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।